नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका JIB CIB प्रिपरेशन में। आज अपन BFM का यूनिट 8 का जो चैप्टर लेने जा रहे हैं, यूनिट 8 जो इसका मॉड्यूल B का फर्स्ट चैप्टर है। इसमें टोटल अगर बात करें तो अपन 8 से लेकर 15 तक जो 8 चैप्टर हैं वो है रिस्क मैनेजमेंट से रिगार्डिंग। पहला चैप्टर जो लेने जा रहे हैं अपन, रिस्क एंड बेसिक रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। रिस्क क्या है और बेसिक रिस्क जो उनके मैनेजमेंट फ्रेमवर्क क्या है उनको की परिभाषा की बात की जाए तो रिस्क इज अनसर्टेनिटीज रिजल्टिंग द एडवर्स आउटकम एडवर्स इन रिलेशन टू प्लान ऑब्जेक्टिव आर एक्सपेक्टेशन। यानी कि रिस्क क्या है, तो रिस्क एक तरह की अनिश्चितता है जो आती है रिजल्ट के रूप में उल्टा आउटकम, यानी कि हम जो सोचा उसका उल्टा होता है। हम जो प्लान किया है ऑब्जेक्टिव या जो कोई एक्सपेक्टेशन अपन ने रखी है उसका रिवर्स हो जाता है। यानी कि मान लीजिए आपने कोई कमोडिटीज़ रखी हुई है और आप ये सोचते हैं कि फ्यूचर में उसकी रेट बढ़ जाएगी, आप खरीदते हैं और आपको आशा है कि फ्यूचर में उसकी रेट बढ़ जाएगी, लेकिन फ्यूचर में रेट घट जाती है तो वो उसका जो है वो आपको रिस्क है कम होने का और वो आपको नुकसान हो गया। यानी रिस्क का जो रिजल्ट है वो आपको नुकसान के रूप में हो सकता है। तो रिस्क जो है एक तरह की अनिश्चितता है जो हमारे सोचे हुए प्लान या फिर ऑब्जेक्टिव के रिवर्स आउटकम के रूप में होती हैं। फाइनेंशियल रिस्क आर अनसर्टेनिटीज रिजल्टिंग इन एडवर्स रिएक्शन ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी आउटराइट लॉसेस। यानी कि जो फाइनेंशियल रिस्क की बात करें तो वो अपना जो प्रॉफिट है बिजनेस का वो कम होना या लॉसेस का होना है, वो एक फाइनेंशियल रिस्क है। Risk is possible unfavorable impact of net cash flow in future due to the uncertainties of the happening or not happening of event। क्योंकि घटनाओं के होने या नहीं होने से जो अनफेवरेबल इम्पेक्ट होता है कैश फ्लो पे, जो इनकम पे, वो है क्योंकि आपने कुछ कमोडिटी खरीदी हैं तो संभव ही है कि इसका भाव बढ़ जाए, संभव है कि इसका भाव नहीं बढ़े। अगर भाव बढ़ गया तो वो प्रॉफिट होगा, भाव नहीं बढ़ेगा तो आपको लॉस कम होगा, तो आपको लॉस होने की संभावना है। कैपिटल इज़ अ क्वेश्चन फॉर shock observer required to absorb potential losses in future। इनकी जो कैपिटल होता है बिजनेस में एक तरह का क्वेश्चन है या शॉक ऑब्जर्वर है जो शॉक लगने वाले हैं नुकसान के, जो रिस्क की वजह से उसको एब्जॉर्व कर लेता है पोटेंशियल लॉसेस इन फ्यूचर में अगर होने की संभावना है। यानी कि अगर आप बिजनेस लेके बैठे हैं तो साथ में आपको कैपिटल होना ज़रूरी है। कैपिटल उतना ही चाहिएगा जितना ज़्यादा रिस्क है। अगर रिस्क ज़्यादा है तो कैपिटल की आवश्यकता ज़्यादा होगी, क्योंकि कैपिटल जो है रिस्क को एब्जॉर्व करने में काम में आएगा। यानी जितना रिस्क बेस बिजनेस होगा उसमें उतनी ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत होगी। हायर द रिस्क हाई विल बी द रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल। जैसे अपन ने बताया कि रिस्क ज़्यादा है तो कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगी। And the risk adjusted feature happen to be the key factor to the invest decision of investor। अगर इन्वेस्टर कहीं पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसकी इन्वेस्ट करने का जो पर्पज़ होता है वो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न होता है, क्योंकि अगर आपको हायर रिटर्न चाहिए तो हाई रिस्क लेना पड़ता है। रिस्क कम है तो रिटर्न कम होगा, लेकिन हायर रिस्क में भी रिस्क एडजस्टेड रिटर्न हैपन जो है रिस्क को एडजस्ट करते हुए रिटर्न निकालना, वो भी एक चीज़ है। तो उसके आधार पर डिसीजन होता है। तो इसी से एक टर्म बनी है RAROC। की ड्राइवर इन मैनेजिंग द बिजनेस इज सीकिंग एनहेंसमेंट इन रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन द कैपिटल। हायर द रिस्क हाई विल द रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल एंड देयर विल बी राइज इन द RAROC की फुल फॉर्म बात करें तो रिस्क एडजस्ट रिटर्न ऑन द कैपिटल। तो मतलब रिस्क को जो एडजस्ट करते हुए रिटर्न जो कैपिटल पे है। अगला पॉइंट है लोअर रिस्क इम्प्लाइज लोअर वेरिएबिलिटी इन द नेट कैश फ्लो। जो कैश फ्लो है फ्यूचर का, जो प्रॉफिट वगैरह है, वो अगर रिस्क लो है तो जो कैश फ्लो वो भी जो है लो रहेगा। एंड डाउन साइड पोटेंशियल हायर रिस्क वुड इम्प्लाई हायर अपसाइड एंड डाउनवर्ड पोटेंशियल। यानी कि अगर रिस्क लो है तो फ्यूचर का जो कैश फ्लो है वो डाउन रहेगा, उसमें रिस्क लो है तो प्रॉफिट की चांस भी लो है और उसमें लॉस की चांस भी लो है। लेकिन अगर रिस्क हाई है तो प्रॉफिट की चांस भी हाई है, लेकिन उसमें उतने ही जो है डाउन साइड उतने ही लॉस के चांस भी होते हैं।
Minimum capital required for a business should be such that it is able to meet the maximum loss that may arise from the business to avoid the bankruptcy। यानी कि किसी भी जो बिज़नेस के लिए जो मिनिमम कैपिटल इतना चाहिए कि वहाँ बिज़नेस में मैक्सिमम लॉस हो, तो उससे बचने के लिए जो बैंक्रप्सी है, जो दिवालियापन है कंपनी के लिए, उससे बचने के लिए जो पैसा चाहिए उतना कम से कम कैपिटल की आवश्यकता होती है। यानी मिनिमम कैपिटल उतना होता है जितना मैक्सिमम लॉसेस पॉसिबल हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि वाई रिस्क नीड टू बी मैनेज, यानी कि जो रिस्क है बिज़नेस में उसको मैनेज करने की आवश्यकता क्यों है। तो आवश्यकता इसलिए है कि अगर नहीं किया गया तो जो कंपनी है वो दिवाली हो जाएगी, बंद हो जाएगी, अगर अपन ने रिस्क को मैनेज नहीं किया। द पॉसिबल अनफेवरेबल इम्पैक्ट इन द रिस्क ऑफ द बिजनेस इज़ नॉट कांस्टेंट और फिक्स मैग्नीट्यूड, यानी कि जो पॉसिबल रिस्क है उसकी वजह से होने वाला जो लॉस है वो कोई फिक्स मैग्नीट्यूड नहीं है, बिज़नेस में फिक्स नहीं है, वो ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। और अनफेवरेबल कंडीशन है जो ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकता है। यानी कि अगर आपने हायर लॉस वाले बिज़नेस में है तो ज़रूरी नहीं कि हायर लॉस ही हो सकता है हायर प्रॉफिट भी हो, लेकिन हायर लॉस के चांस भी उतने ही होते हैं। इट कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ सीवियरिटी ऑफ द एडवर्स वेरिएशन, यानी कि जो होने वाले हायर रिस्क या हायर प्रॉफिट या हायर लॉस के जो चांस होते हैं वो उसकी डिग्री ऑफ सीवियरिटी जो है वो जो वेरिएशन है उस अनसर्टन फैक्टर पे डिपेंड करता है। अगर आज की बात करें अपन तो कोरोना के टाइम में अगर बिज़नेस में कहीं ऐसा कुछ नुकसान नहीं हो रहा था, लेकिन जो वैश्विक परिस्थितियाँ ऐसी बन गई है कि नुकसान के चांस बन गए, इसलिए जो है ये अनसर्टन है। और द लेवल ऑफ रिस्क, जो रिस्क का लेवल है उसको कंट्रोल करना ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी को हिसाब से ज़रूरी है। बियर द रिस्क इज़ द एसेंशियल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, जो रिस्क मैनेजमेंट है ऑर्गेनाइजेशन की कितनी कैपेसिटी है उस हिसाब से उसको जो है मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। इट्स रिक्वायर्ड नॉट ओनली आइडेंटिफाई द रिस्क, इसमें जो शामिल प्रक्रिया है वो सिर्फ रिस्क को आइडेंटिफाई करना ही नहीं है, लेकिन इसके अलावा जो मेजरमेंट है रिस्क का कितना है, उसका कंट्रोल है, मिटिगेशन है, मिटिगेशन मतलब उस रिस्क से बचने का जो तरीका है वो, एंड द एस्टिमेट ऑफ द कॉस्ट ऑफ रिस्क, जो रिस्क है उसकी कॉस्ट क्या हो सकती है फर्म को या बिज़नेस को। कुछ बुक्स के क्वेश्चन हैं उनको अपन पॉइंट वाइज देख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट इन पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट इज़ ज़ीरो रिस्क इन्वेस्टमेंट, जो क्योंकि इसमें प्रॉफिट भी या अपने बोले रिटर्न भी जो है वो कम होता है पोस्ट ऑफिस में, तो इसमें जो है रिस्क भी ज़ीरो होगा। और ज़ीरो रिस्क इन्वेस्टमेंट इम्प्लाई ज़ीरो वेरिएशन इन कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। ठीक है, बराबर है, ज़ीरो अगर इन्वेस्टमेंट है रिस्क है तो उसमें जो है कैश फ्लो फ्यूचर में भी ज़ीरो होगा। यानी कि जैसे अपन बात करें ऊपर वाले एग्जांपल की पोस्ट ऑफिस में, तो उसमें जो है रिटर्न है जो मिलने वाला बैंक से वो बिल्कुल फिक्स है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आता है, तो फ्यूचर का जो कैश फ्लो जो है वो ज़ीरो होगा। हायर द रिस्क हायर वुड बी द रिस्क प्रीमियम, इनकी रिस्क का जो प्रीमियम है रिस्क को मिटिगेशन करने के लिए अगर रिस्क ज़्यादा है तो उसका प्रीमियम भी नो डाउट ज़्यादा होगा। हायर द रिस्क इन बिजनेस फेयर वुड बी द कैपिटल रिक्वायरमेंट, यानी कि अगर रिस्क ज़्यादा है तो कैपिटल रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी। कंट्रोलिंग द लेवल ऑफ रिस्क टू एन ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी इज़ मोस्ट क्रिटिकल फंक्शन इन द रिस्क मैनेजमेंट, यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो रिस्क कंट्रोल करना है वो उसका जो है रिस्क मैनेजमेंट का सबसे मुश्किल पार्ट है। नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। जो रिस्क मैनेजमेंट का फ्रेमवर्क क्या है अपन इसमें वही पढ़ेंगे। मैनेजमेंट ऑफ रिस्क इज़ अ मेजर कंसर्न फॉर टॉप मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट जो होता है बैंक का उसके लिए जो रिस्क का मैनेजमेंट है वो एक मेजर कंसर्न होता है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिस्क एंड बिजनेस पॉलिसी साइमल्टेनियसली इन कंसिडरेशन मैटर, यानी कि जो बिजनेस पॉलिसी है और रिस्क हैं उन दोनों को समान रूप से देखना पड़ता है कि रिस्क को भी बियर किया जाए, उसको मिटिगेट किया जाए और बिज़नेस पॉलिसी को भी जो है लागू किया जाए। तो ये जो कंसिडरेशन है एक बड़ा इशू है, एक बड़ी जिम्मेदारी है जो टॉप मैनेजमेंट उसके लिए। मैनेजमेंट ऑफ रिस्क बिगेन विद देयर आइडेंटिफिकेशन एंड क्वांटिफिकेशन, यानी कि जो रिस्क का मैनेजमेंट है वो रिस्क को आइडेंटिफाई करके उसको क्वांटिफिकेशन करके कि उसकी रिस्क की जो मात्रा वो कितनी है ये किया जाता है जो उसका मैनेजमेंट। लेकिन इसके लिए पहले रिस्क को आइडेंटिफाई किया जाता है और उसको मेज़र किया जाता है, तभी उसको जो है
क्वांटिफिकेशन उसका हो सकता है। तो ताकि हम लोग डिसीजन ले सकें दैट वी डिसाइड एक्सेप्ट द रिस्क आर टू एक्सेप्ट द रिस्क एट द रिड्यूस लेवल, यानी कि या तो रिस्क को एक्सेप्ट किया जाए या अगर वो रिस्क की जो मात्रा है वो एक्सेप्टेबल नहीं है तो उसको रिड्यूस किया जाए, उसको मिटिगेट किया जाए। अंडरटेकिंग स्टेप टू मिटिगेशन द रिस्क आइदर फुली और पार्शियली। इन एडिशन प्राइसिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन शुड बी इन द अकॉर्डेंस विद द रिस्क कंटेंट ऑफ द ट्रांजैक्शन, यानी कि जो रिस्क की मात्रा है वो ट्रांजैक्शन के अकॉर्डेंस में होनी चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट का जो पार्ट है इसके लिए स्पेशल स्किल की और स्पेशल ऑब्जेक्टिव की रिक्वायरमेंट होती है। रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क जो है उसके अंदर जो उसको मैनेजमेंट का जो फ्रेमवर्क है उसके अंदर निम्नलिखित जो है स्टेप वो फॉलोइंग एरियाज जो है कवर होते हैं, उसको अपन वन बाय वन लेंगे। ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिस्क मैनेजमेंट, यानी कि रिस्क को मैनेजमेंट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से बनता है ये देखेंगे अपन। रिस्क आइडेंटिफिकेशन, रिस्क का आइडेंटिफाई किस तरह से किया जाता है। रिस्क मेजरमेंट, यानी कि जो रिस्क को है किस तरह से मेजरमेंट किया, उसको किस तरह से मापा जाता है कि रिस्क का लेवल क्या है। फिर अगला रहेगा रिस्क प्राइसिंग, यानी कि जो रिस्क है वो किस कॉस्ट पे पड़ सकता है या उसका मिटिगेशन करेगा तो वो किस प्राइस में पड़ेगा। रिस्क मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग, फिर रिस्क को मॉनिटर करना और उसको कंट्रोल करना वो देखेंगे। और लास्ट में है रिस्क मिटिगेशन, यानी कि रिस्क को कम किस तरह से किया जाता है, रिस्क को रिड्यूस किस तरह से किया जाता है, रिस्क से किस तरह से बचा जाता है। अपन ये चीज़ें वन बाय वन डिटेल में लेंगे। पहला पॉइंट देखेंगे अपन ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट के लिए किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन जो है कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। रिस्क मैनेजमेंट ऑर्गेनाइज कंसिस्ट ऑफ, इसमें जो 4 लेवल पे ये जो है ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है। पहला होता है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंसिस्ट होते हैं। दूसरा होता है रिस्क मैनेजमेंट कमिटी ऑफ द बोर्ड, और तीसरी जो होती है द कमिटी फॉर द सीनियर लेवल एग्जीक्यूटिव, और जो होता है द रिस्क मैनेजमेंट सपोर्ट ग्रुप। ये 4 लेवल जो है मैनेजमेंट के होते हैं। इसको वन बाय वन लेते हैं अपन। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं इन पर जो है पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैनेजमेंट की, जो है रिस्क को करने के, रिस्क मैनेजमेंट करने की पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पर होती है। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं रिस्क मैनेजमेंट के लिए, उसको आर्टिकुलेट रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज़, प्रोसीजर, एग्रीगेट रिस्क लिमिट, रिव्यू मैकेनिज्म एंड रिपोर्टिंग एंड ऑडिटिंग सिस्टम, ये चीज़ें जो है ये सारी वो बोर्ड डायरेक्टर देखते थे। और बोर्ड डायरेक्टर जो है वही डिसाइड करता था कि रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी क्या होगी बैंक की। इसके अलावा जो रिस्क की वेरियस लिमिट्स हैं वो क्या हो सकती है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही तय करते हैं। फिर जो अगली है सब कमेटी, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी फॉर द ऑफ द बोर्ड, जो बोर्ड डायरेक्टर के नीचे होती है रिस्क मैनेजमेंट कमेटी ऑफ द बोर्ड। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी जो है वो बोर्ड लेवल सब कमेटी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी की है। कमेटी विद रिगार्ड्स टू रिस्क मैनेजमेंट एस्पेक्ट्स इंक्लूड द फॉलोइंग, के निम्नलिखित जो एस्पेक्ट जो है वो है सेटिंग गाइडलाइन फॉर रिस्क मैनेजमेंट एंड रिपोर्टिंग, जो रिस्क मैनेजमेंट की गाइडलाइन है उसको सेट करना और जो है ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उनको रिपोर्ट करना। इंश्योर द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस कन्फर्म टू द पॉलिसी, यानी कि जो पॉलिसियाँ बनाई हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इंश्योर करना कि जो वो है प्रॉपर तरीके से जो है उसको यूज़ किया जा रहा है। और जो द बोर्ड रिस्क मैनेजमेंट कमेटी ऑफ द बोर्ड जो है उसके अगले फंक्शन है सेटिंग अप द प्रूडेंशियल लिमिट एंड देयर पीरियडिकल रिव्यू, जो प्रूडेंशियल लिमिट है उसको सेट करना, उसका टाइम से रिव्यू करना, और जो रिस्क मेजरमेंट मॉडल जो है उसकी मजबूती को जांचना। इंश्योर प्रॉपर मीनिंग ऑफ द प्रोसेस, प्रोसेस जो है उसका प्रॉपर मीनिंग हो रहा वो मापना। नेक्स्ट जो मैनेजमेंट कमेटी है द कमिटी ऑफ द सीनियर लेवल एग्जीक्यूटिव। कमिटी ऑफ सीनियर लेवल एग्जीक्यूटिव जो है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि जो रिस्क और बिजनेस पॉलिसी है उन दोनों को एक साइमल्टेनियसली उनका जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है वही देखना है, वही करना है उनको। इस कंसिस्ट मैनर एंड डिसाइड टू द बिजनेस स्ट्रेटजी, यही लोग जो है बिजनेस स्ट्रेटजी को जो है स्ट्रेटजी को बिजनेस यही लोग जो है डिसाइड करते हैं बिजनेस स्ट्रेटजी और अचीव द ऑब्जेक्टिव। द कमिटी ऑफ द सीनियर लेवल एग्जीक्यूटिव की जो है
ये डिसाइड करती है। इसके अलावा ये लोग सेटअप करते हैं ऑपरेटिंग प्रूडेंशियल लिमिट और रिव्यू अथॉरिटी फॉर द लाइन मैनेजमेंट। ये काम जो है द कमिटी टू ऑफ द सीनियर लेवल एग्जीक्यूटिव, उनका काम है ये। और लास्ट जो है द रिस्क मैनेजमेंट सपोर्ट ग्रुप। रिस्क मैनेजमेंट सपोर्ट ग्रुप जो है वो एनालाइज करता है, मॉनिटर करता है और रिपोर्ट करता है रिस्क प्रोफाइल को, जो कमिटी है सीनियर लेवल एग्जीक्यूटिव उनको। ये जो है एग्जामिन करता है उसकी जो इफेक्ट होते हैं वेरियस पॉसिबल चेंज जो मार्केट में आते हैं उनकी वजह से वेरिएबल, और रिकमेंड करता है जो एक्शन की जो आवश्यकता है। इसके अलावा जो ये ग्रुप है रिस्क मैनेजमेंट सपोर्ट ग्रुप, वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है क्रिटिकल फंक्शन जो कि स्वतंत्र रूप से रिस्क मॉनिटरिंग, मेजरमेंट, एनालिसिस और रिपोर्टिंग होती है उनके लिए। अपन देख रहे हैं रिस्क आइडेंटिफिकेशन, इनकी रिस्क की पहचान कैसे की जाए वो है। ऑल ट्रांजेक्शन अंडरटेक वुड हैव वन और मोर द टाइप ऑफ रिस्क, यानी जो बैंक में ट्रांजेक्शन होते हैं वो एक या एक से ज़्यादा जो रिस्क हैं उस टाइप के रिस्क उसमें हो सकते हैं, जैसे लिक्विडिटी रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, मार्केट रिस्क, डिफॉल्ट और क्रेडिट रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क इत्यादि तरह के होते हैं। इसमें अगर बात करें तो ट्रांजेक्शन लेवल रिस्क जो है वो क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क एंड ऑपरेशनल रिस्क। जो क्रेडिट का रिस्क, मार्केट रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क है ये ट्रांजेक्शन लेवल रिस्क में गिने जाते हैं। इसके अलावा इनको जो है इनका मैनेजमेंट यूनिट लेवल पे होता है। और पोर्टफोलियो लेवल की बात करें, पोर्टफोलियो लेवल रिस्क जो लिक्विडिटी रिस्क और इंटरेस्ट रेट रिस्क, लिक्विडिटी का रिस्क और इंटरेस्ट रेट का रिस्क जो है वो पोर्टफोलियो लेवल रिस्क में आते हैं। आर आल्सो ट्रांजेक्शन रिलेटिव बट द मैनेज द पोर्टफोलियो लेवल, ये भी है तो ट्रांजेक्शन रिस्क है, लेकिन इसको जो मैनेजमेंट है वो पोर्टफोलियो लेवल पे होता है। अब हम एक एग्जांपल लेंगे, उस एग्जांपल में हम सब तरह के रिस्क का जो है उदाहरण देखेंगे। मान लीजिए एक ब्रांच बी है, उसने एक लोन दिया है 1 करोड़ का, 1 करोड़ का, इन अकॉर्डेंस विद द कॉर्पोरेट पॉलिसी, उनकी कॉर्पोरेट पॉलिसी के तहत दिया है और जो बैंक की गाइडलाइन फॉलो करते हुए उसके तहत वो लोन जो है 5 ईयर के लिए दिया गया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 1% प्लस BPLR है, बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट। तो उसमें BPLR मान लीजिए 10% है, तो वो 11% के हिसाब से दिया गया है। और लोन टू बी रिपेड इन इक्वली क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट, यानी कि हर त्रैमासिक इंस्टॉलमेंट उसका जो है रिपे किया जाएगा, और 1 साल का जो उसको मोरेटोरियम पीरियड दिया गया है। फंडिंग लोन ऑफ दिस टू बी डन, जो फंडिंग की गई है लोन को, मतलब बैंक में इंटरनल फंडिंग की गई है कि लोन को देने के लिए पैसा कहीं से तो बैंक को लेना ही है, तो बैंक को पैसा कहाँ से मिला, तो वो है एक डिपॉजिट जो है 3 साल की, वो उसी अमाउंट की है जिस अमाउंट का लोन है, उससे उसको फंडिंग की गई है। और इंटरेस्ट रेट जो है वो 6% है, उस पर जो आपका फंडिंग सोर्स है उसको दिया जा रहा है 6%, यानी 11% बैंक ले रहा है और 6% जो है बैंक दे रहा है, यानी 5% के बीच में डिफरेंस है। व्हाट आर द रिस्क एसोसिएटेड विद द ट्रांजेक्शन विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट, यानी कि इसमें जो है कि किस किस का रिस्क हो सकता है। तो अपन बात करते हैं कि डिपॉजिट जो है पेबल होगा एंड ऑफ 3 ईयर, है ना, जबकि लोन जो आपने 6 साल के लिए दिया गया है उसका जो पेमेंट है वो 6 साल के लिए होगा। और जब 3 साल बाद जब आपको पेमेंट करना है आपके पास डिपॉजिट का, उसमें रिपेड लगभग 50% अमाउंट ही जो है वो 50 कस्टमर द्वारा दिया गया है, जिसमें भी हम ये मान रहे हैं कि कोई डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ, कस्टमर द्वारा कोई डिफ़ॉल्ट नहीं किया गया। एट द एंड ऑफ 3 ईयर द बैंक विल फेस फंडिंग रिस्क, ये जो 3 साल बाद बैंक को 3 साल के लिए पैसा मिला है, बैंक ने 6 साल के लिए दे दिया है, वो 3 साल बाद जो कस्टमर वापस ले जाएगा पैसा अपना डिपॉजिट वाला है, हो सकता है रिन्यू कर दे, लेकिन अपनी मानी चलती कि वो ले जा रहा है, तो इस कंडीशन में जो रिस्क आएगा उसको बोलेंगे फंडिंग रिस्क, ये रिस्क फंडिंग रिस्क रहेगा। इन केस देयर इज़ डिफ़ॉल्ट, अगर मान लो इधर डिफ़ॉल्ट भी कर दिया बरोबर ने इन द कंडीशन बीच में, तो वो जाएगा टाइम रिस्क, टाइम रिस्क भी अराइज हो जाएगा उसमें। इट वुड हैव बी द, और चूँकि कस्टमर डिफ़ॉल्ट कर दिया तो बैंक के पास लिक्विडिटी कमी हो जाएगी, तो इस कंडीशन में लिक्विडिटी रिस्क भी जो है एसोसिएट इसके साथ हो जाएगा ट्रांजेक्शन के साथ में। और चूँकि जो बैंक ने लोन दिया है वो लोन BPLR+1 पे दिया है, तो हो सकता है कि इन 3 साल में BPLR घटा भी दे, जो अभी हालांकि अभी के लोन जो है वो बेस रेट से लिंक कर दिए गए, उसमें BPLR से लिंक होते थे, वो भी बेस रेट पे डिपेंड थी, तो बेस रेट घट गई तो BPLR भी घट जाएगा। तो इस केस में जो बैंक के पास बेसिक रिस्क भी अरेज हो जाएगा, क्योंकि जो उसका
फिर FDR है वो तो 3 साल के लिए फिक्स है, उस पर तो जो बैंक को देना है वो देना ही है, लेकिन इधर से जो पैसा आ रहा है वो कम हो जाएगा। और 3 साल के पीरियड के बाद में जब क्वेश्चन खड़ा होगा फंडिंग का, जो लोन अपन ने दिया है उसमें डिपॉजिट रेट वो भी रिमेन नहीं रहेगी। हो सकता है डिपॉजिट रेट अभी इस समय 6% दी थी कस्टमर को, लेकिन उसमें 7% भी हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो इंटरेस्ट रेट भी अगर डिपॉजिट की कम हो जाए तो इसमें जो रिस्क खड़ा होगा उसको गैप या मिसमैच रिस्क भी बोल सकते हैं। और जो 3 साल के बाद अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो जाए डिपॉजिट की तो, और अगर वो लोन पूरा ही हो गया है, वो पैसा बैंक के पास वापस आ गया है और अब बैंक को वापस उसको इन्वेस्टमेंट करना हो और उस चक्कर में उस समय अगर बैंक को वापस प्रॉपर ब्याज नहीं मिले जो है लोन पे, तो ये जो है रिस्क अवेलेबल होगा, उसको री इन्वेस्टमेंट रिस्क होगा, तो उसको बोलेंगे जो मतलब लोन का पैसा रिपेड हो गया है, आपके पास आ गया है, उसको वापस करना है लेकिन आपको प्रॉपर ब्याज नहीं मिल पा रहा, तो वो हो जाएगा री इन्वेस्टमेंट रिस्क हो जाएगा। यह एक कंडीशन और हो सकती है कि जो आपके पास डिपॉजिट आया है वो डिपॉजिटर 3 साल में बीच में ही आके बोल दे कि मुझे पैसों की आवश्यकता है, या फिर जो आपने लोन दिया है डिपॉजिट पे, तो लोन लेने वाला बोले कि मेरे पास पैसा आ गया और मैं उसको जो है प्रीपेड उसको पेमेंट, लोन लेने वाला बोले कि मैं जो है पेमेंट पेमेंट कर रहा हूँ और डिपॉजिट पहले ही कर दे अमाउंट को, तो इस कंडीशन में जो रिस्क अवेलेबल होगा, जो बैंक को रिस्क खड़ा हो जाएगा, उसको बोलेंगे एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क। एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क जो है इस कंडीशन में कहलाएगा। इसके अलावा जो है ट्रांजेक्शन के साथ इंटरेस्ट रेट रिस्क भी होगा। इन एडिशन द डिफॉल्ट ऑफ द क्रेडिट रिस्क, डिफॉल्ट और क्रेडिट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, ये भी जो है ट्रांजेक्शन के साथ में ये रिस्क भी होंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है रिस्क। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है रिस्क मेजरमेंट। इनकी रिस्क का जो है मेजरमेंट, मापन जो है वो कैसे किया जाए वो देखेंगे अपन इसमें। रिस्क मैनेजमेंट रिलाइज टू द क्वांटिटी मेजरमेंट ऑफ द रिस्क। इनकी रिस्क जो अपन मैनेजमेंट करते हैं वो इस पर डिपेंड करता है कि रिस्क की जो है क्वांटिटी कितनी है अपने मेज़र की गई, उस पर डिपेंड करता है। द रिस्क मेजर सीक टू कैप्चर वेरिएशन इन अर्निंग, मार्केट वैल्यू, लॉसेस ड्यू टू डिफॉल्ट। इन चीज़ों पे जो है रिस्क मेजर डिपेंड करता है। रिस्क का क्वांटिटी मेजरमेंट है वो क्लासीफाई किया गया 3 कैटेगरी में, तो अपन तीनों को 1 बाय 1 पढ़ेंगे। पहली है बेस्ड ऑन सेंसिटिविटी, बेस्ड ऑन वोलेटिलिटी एंड बेस्ड ऑन डाउनसाइड पोटेंशियल। जो 3 तरीके हैं इनमें 1 बाय 1 लेंगे। पहला बेस्ड ऑन सेंसिटिविटी पढ़ेंगे अपन। सेंसिटिविटी कैप्चर डिवीजन ऑफ अ टारगेट वेरिएबल ड्यू टू द यूनिट मूवमेंट ऑफ द सिंगल मार्केट पैरामीटर। यानी इसमें जो पैरामीटर्स होते हैं उसमें एक सिंगल मार्केट पैरामीटर लेके उसके आधार पर उसके वेरिएबल देखे जाते हैं, और उसमें जो यूनिट मूवमेंट होता है सिंगल पैरामीटर में, यूनिट मतलब 1 यूनिट घटा, 2 यूनिट घटा, 5 यूनिट घटा, इंटरेस्ट रेट जो कम कैसे किस यूनिट पे होती है उस पर डिपेंड पे, उस आधार पे जो है सेंसिटिविटी के आधार पे जो मापा जाता है। फॉर एग्जांपल चेंज इन मार्केट वैल्यू ड्यू टू 1% इंटरेस्ट रेट वुड बी द सेंसिटिविटी बेस्ड मेजर। यानी कि अगर मार्केट में 1% ऊपर या 1% नीचे होता है तो उसके आधार पे जो रिस्क कम ज़्यादा हो रहा है तो इसको जो है सेंसिटिविटी में रखेंगे। सेंसिटिविटी में ऐसा है कि जो इंटरेस्ट रेट से जो मार्केट रिस्क जो है सेंसिटिव है, इस आधार पे अपन इसको मापेंगे। ऐसे ही यूनिट मूवमेंट जो पैरामीटर है इसमें अगर एग्जांपल अपन देखें तो एक्सचेंज रेट, स्टॉक प्राइस, ये भी एक यूनिट मूवमेंट है, तो ये कम ज़्यादा होते हैं, तो इनके आधार पर जो सेंसिटिविटी कैप्चर डिवीज़न ऑफ जो है और रिस्क को जो है इस आधार पर मापा जा सकता है। रिस्क मेजरमेंट का दूसरा जो तरीका है बेस्ड ऑन वोलेटिलिटी। जो वोलेटिलिटी बेस है इस पर है कि इट इज़ कॉमन स्टैटिस्टिकल मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन अराउंड द एवरेज ऑफ एनी रैंडम वेरिएबल सच एज अर्निंग, मार्केट टू मार्केट, वैल्यू लॉसेस ड्यू टू डिफॉल्ट। तो इसमें जो कोई भी जो रैंडम वेरिएबल है लिया जाए जिसमें मार्केट टू मार्केट वैल्यू या मार्केट वैल्यू या लॉसेस ड्यू टू डिफॉल्ट, अगर उसमें से कोई वेरिएबल लिया जाए तो उसके आधार पर जो किया जाएगा वो होगा बेस्ड ऑन वोलेटिलिटी। अगर हम बात करें रिस्क मेजरमेंट की सेंसिटिविटी में जो एक अपन वर्डिंग पकड़े हैं तो इसमें जो है यूनिट मूवमेंट, यानी कि एक यूनिट के आधार पर जो तय किया गया तो सेंसिटिविटी।
और इसमें जो है रैंडम वेरिएबल, अगर रैंडम कुछ भी ले लिया गया उसके आधार पर करेगा तो वोलेटिलिटी, यानी कि अगर आपको डेफिनेशन को पहचानना है या उसको लिंक करना है तो इसको सेंसिटिविटी को जो आप करेंगे वो आप करेंगे यूनिट के साथ में, यूनिट बढ़ता है कम होता है तो सेंसिटिविटी। ऐसे ही जो आपका वोलेटिलिटी की बात करेंगे तो इसमें रैंडम वेरिएबल जो है उसकी तरफ बात करेंगे। इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल। जो वोलेटिलिटी है ओवर टाइम होरिजन टी, इसको अगर आपको निकालना है एक टाइम पीरियड के अंदर में जो रिस्क है वोलेटिलिटी का, तो उसको आपको निकालना है तो उसके लिए एक फार्मूला है, डेली वोलेटिलिटी को है आप जो मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ टी टाइम से। यानी कि अगर आपको डेली वोलेटिलिटी एक दिन की वोलेटिलिटी दे रखी है और आपको पूछा जाए कि 30 दिन की, 29 दिन की, महीने की या कितनी वोलेटिलिटी होगी, तो आप जो है टाइम का अंडर रूट स्क्वायर करके, टाइम का स्क्वायर रूट करके उसको डेली वोल्टेज से मल्टीप्लाई कर लें। तो इसके लिए अपने इसके एग्जांपल भी देख लेते हैं एक दो। इस एग्जांपल में जो है अपने को डेली वोलेटिलिटी दे रखी है 1.5%। मंथली वोलेटिलिटी अपने को निकालनी है। मंथली वोलेटिलिटी को निकालने के लिए अपन जो है डेली वोलेटिलिटी 1.5 को जो है गुणा करेंगे, महीने में 30 दिन होते हैं तो अंडर रूट 30 के जो मान है वो अगर 5.48, तो डेली वोलेटिलिटी जो आ जाएगी वो 8.22 आ जाएगी। इस तरह से ये जो है एक नंबर का नंबरिकल बनता है इसमें। तीसरा जो मेजरमेंट का तरीका है वो डाउन साइड पोटेंशियल। डाउन साइड पोटेंशियल नाम से जैसे लगता है डाउन साइड, इनकी न्यूनतम, इनकी ज़्यादा से ज़्यादा लॉस क्या हो सकता है, मैक्सिमम लॉसेस क्या पॉसिबल है, उसकी बात की जाएगी इसमें। इट इज़ ए कैप्चर ओनली पॉसिबल लॉसेस इग्नोरिंग प्रॉफिट को इग्नोर किया जाता है। पॉसिबल लॉसेस जो लॉस पॉसिबल है उसको देखा जाता है। एंड रिस्क कैलकुलेशन इज़ डन कीपिंग इन व्यू ऑफ द दो कंपोनेंट इसमें जो है ध्यान में रखे हैं जो इसमें रिस्क कैलकुलेशन किया जाता है। एक तो है पोटेंशियल लॉसेस जो होने वाले होते हैं, और प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्यूरेंस, यानी क्या संभावनाएं हैं जो लॉस होने की, वो ध्यान में रखा जाता है। यानी कि जो अपन ने रिस्क मेजरमेंट के तीनों जो तरीके देखे हैं उसमें कुछ न कुछ विशेषता है जिससे आप पहचान पाएंगे। सेंसिटिविटी के लिए पहचानने के लिए आपको यूनिट में जो मेजरमेंट है वो देखना पड़ेगा, यूनिट मेजरमेंट की से आप पहचान पाएंगे उसको। और वोलेटिलिटी की जो है उसके अंदर आप रैंडम वेरिएबल जो है वो वर्ड देख के पहचान पाएंगे। और तीसरा जो अपन डाउन साइड पोटेंशियल देख रहे हैं तो इसमें मैक्सिमम लॉसेस जो है इग्नोर किया करेंगे प्रॉफिट को, और मैक्सिमम लॉसेस है उसके आधार पर जो है ये डेफिनेशन को पहचान पाएंगे। रिस्क प्राइसिंग, जो रिस्क है बैंकिंग में वो उसकी प्राइसिंग किस आधार पर तय होती है, वो किस प्राइस में पड़ता है वो देखेंगे। रिस्क प्राइसिंग इन बैंकिंग ट्रांजैक्शन इम्पैक्ट बेसिक इन टू वे, दो तरीके से जो है उसकी प्राइसिंग होती है। बैंक जो है उसको नेसेसरी कैपिटल रखना पड़ता है, तो जो कैपिटल अगर बैंक रखेगा ये रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के तौर पे, तो उस कैपिटल का कुछ न कुछ कॉस्ट तो हो गया होगा, बैंक को कॉस्ट पे करना पड़ेगा, और वही कॉस्ट जो है अपने को बैंक को अपने बिजनेस लेना है। सेकेंडरी जो है कि लॉस होने की संभावना है, क्योंकि अगर वो जो पैसा दिया हुआ है उसमें अगर डिफ़ॉल्ट होने की चांस है तो वो लॉस होने के चांस है। इसमें अगर बात करें कि एक केस लिया गया, एग्जांपल लिया गया बुक में कि जो 100 के क्रेडिट दिए हुए हैं अकाउंट, उनमें लेवल 2 के जो रिस्क वाले हैं उनको अगर ले अपन, एवरेज लॉस होगा 2% होगा, तो वो 2% जो है वो बैंक को कहीं ना कहीं अपने प्रॉफिट में एडजस्ट करके करना पड़ेगा। यानी कि जो रिस्क की प्राइसिंग पड़ेगी उसमें ये चीज़ें जोड़नी पड़ेगी कि बैंक का जो कैपिटल है उस पर बैंक को जो कुछ अर्निंग की संभावना है उसको, और जो लॉस होने वाला है उसको। तो रिस्क प्रीमियम इज़ एडेड इन द इंटरेस्ट रेट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग, जो रिस्क का प्रीमियम है वो इंटरेस्ट रेट में किस तरह से एड किया जाता है। नेसेसरी कैपिटल इज़ टू बी मेंटेन एज पर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, अभी बात की अपन ने, कैपिटल अगर है जो मेंटेन करनी पड़ेगी तो उसका जो कॉस्ट है, तो कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड विथ कॉस्ट, कैपिटल कॉस्ट उसको उसमें रिस्क प्राइसिंग में जोड़नी पड़ेगी। और सेकेंडरी देयर इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस एसोसिएट विद द रिस्क, जो रिस्क के साथ जो लॉस एसोसिएट है तो आल्सो नीड टू बी फैक्टर्ड इनटू प्राइसिंग, उसको प्राइसिंग में जोड़ना पड़ेगा। उसमें इंक्लूड करती हैं निम्नलिखित चीज़ें: कॉस्ट ऑफ डिप्लॉयड फंड्स, ऑपरेशनल एक्सपेंस वो,
लॉस प्रोबेबिलिटी जो होती है वो कैपिटल चार्ज और प्रॉफिट मार्जिन प्लस रिटर्न ऑन नेटवर्थ, ये चीज़ें जो हैं इसको इंक्लूड किया जाता है रिस्क प्राइसिंग में। नेक्स्ट पॉइंट जो है अपन देखेंगे वो है रिस्क मिटिगेशन। रिस्क मिटिगेशन की बात करें तो इसका अगर अपन शाब्दिक अर्थ निकालें तो रिस्क से बचना या रिस्क को कम करने का एक ऐसा उपाय ढूंढना जिससे हम रिस्क से बच सकें या रिस्क से कम हो सके, तो उसको रिस्क मिटिगेशन बोलते हैं। इसकी परिभाषा की बात करें तो रिस्क अराइज फ्रॉम अनसर्टेनिटीज एसोसिएट विद द रिस्क एलिमेंट। रिस्क एलिमेंट जो होते हैं उनके साथ जो अनसर्टेनिटीज होती है, अनिश्चितता होती है, उसकी वजह से रिस्क अराइज होते हैं। रिस्क रिडक्शन इज अचीव्ड बाय एडोप्टिंग स्ट्रेटजिक दैट एलिमेंट्स आर रिड्यूस द अनसर्टेनिटीज। इनकी रिस्क को कम करने के लिए जो हम स्ट्रेटजी अपनाते हैं, एलिमेंट्स अपनाते हैं, तो उसकी वजह से रिस्क कम होता है और वो अनसर्टेनिटीज़ जो है वो कम होती है विद द रिस्क एलिमेंट्स। दिस कॉल्ड रिस्क मिटिगेशन। इस प्रक्रिया को रिस्क मिटिगेशन कहते हैं। अपन बात करें क्रेडिट रिस्क कैन बी मिटिगेटेड बाय एक्सेप्टिंग कोलेट्रल, यानी कि जो क्रेडिट में रिस्क होता है उसको कोलेट्रल एक्सेप्ट करके, थर्ड पार्टी गारंटी एक्सेप्ट करके, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द एडवांस एंड क्रेडिट डेरिवेटिव्स, ये तरीक़ों से जो क्रेडिट रिस्क को कम किया जाता है। दूसरी बात करें इंटरेस्ट रेट रिस्क की, तो इसको रिड्यूस किया जाता है डेरिवेटिव ऑफ इंटरेस्ट रेट स्वेप। इंटरेस्ट रेट स्वेप के डेरिवेटिव्स यूज़ करके इंटरेस्ट रेट रिस्क की बात करें तो कैन बी रिड्यूस बाय एंटरिंग द इनटू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में अपन इंटर करके, इसको भी अपन पढ़ने वाले हैं अगले चैप्टर में, फ्यूचर और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को। इफ़ यू मेक एडवांस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस विद डिफरेंट रिस्क परसेंटेज, यानी कि अलग अलग टाइप के बिजनेस को अलग अलग परसेंटेज में एडवांस दिया जाए तो ओवरऑल रिस्क विल बी रिड्यूस। तो अलग अलग डिपार्टमेंट करने से जो है ओवरऑल रिस्क रिड्यूस हो जाएगा थ्रू द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द पोर्टफोलियो। इसके साथ ही चैप्टर फिनिश हुआ। अपन नेक्स्ट चैप्टर लेते हैं अगले वीडियो में।